चलिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आपका जो मेजर एक्सपेरिमेंट है उसमें एक ही मेजर एक्सपेरिमेंट है जो कौन है, डीएनए आइसोलेशन। चलिए हम लोग अभी डीएनए आइसोलेशन के कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताऊंगा जो आपको डीएनए आइसोलेशन समझने में मदद करेगा। और वो बेसिक क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। हम लोग जो यहाँ पे डीएनए आइसोलेशन करने वाले हैं वो प्लांट सेल का करने वाले हैं। आप समझिए पहले ध्यान से, हम लोग कोई भी सेल क्या है, सेल इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू। यस और नो, सेल इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू। और टिश्यू क्या है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ, मतलब कि बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम में पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन इन्वॉल्व है, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जिस बॉडी में ऑपरेट हो रहा है वो बॉडी क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग यहाँ पर जो सैंपल लेने वाले हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, जो सिलेबस में है वो है प्लांट ऑर्गेनिज्म है, प्लांट। अब प्लांट में ऑर्गन सिस्टम वर्ड हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग प्लांट में ऑर्गन वर्ड भी यूज नहीं करते हैं। रीजन ये है कि प्लांट में हम लोग वेल डेवलप्ड टिश्यू वर्ड यूज करते हैं, टिश्यू सिस्टम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा प्लांट एनाटॉमी में, कहीं पे भी ऑर्गन वर्ड आया ही नहीं होगा। ऑर्गन वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन ऑर्गन भी नहीं है, लेकिन टिश्यू तो है ना। तो हमारा सैंपल यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्लांट टिश्यू। क्या कहलाएगा, प्लांट टिश्यू। अब समझना है, लोग प्लांट ऑर्गन क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में ऑर्गन वेल डेवलप बना ही नहीं होता है, हम लोग वहाँ पे टिश्यू ही वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सैंपल क्या आने वाला है, प्लांट टिश्यू। अब समझना ध्यान से, प्लांट टिश्यू, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बताओ प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन होगी, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। और अगर मैं इसके इंडिविजुअल सेल को ऐसे बनाना चाहूं तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर मैं अगर बनाना चाहूं तो ये क्या बताओ, सेल वॉल। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो बताओ प्लांट्स का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, मेनली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, थोड़ा सा लिपिड। मेन 3 कंपोनेंट है, क्या क्या, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। तो ये है प्लांट का सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। आपका एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए है, डीएनए आइसोलेशन। तो डीएनए कहाँ है, इस सेल के अंदर। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है बताओ, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, लेकिन उसी में एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो इस प्लांट सेल का डायरेक्टर है, और वो कौन है, न्यूक्लियस। वो कौन है, न्यूक्लियस। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब जहां पर ये बाहर सेल वॉल हो गया, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या रखा हुआ है, डीएनए। उसी के अंदर क्या रखा हुआ है, डीएनए। तो ये जो अंदर में रखा हुआ है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अंदर में, यही क्या है, डीएनए। यही क्या है, डीएनए। और इसी डीएनए को हमें क्या करना है बताओ, आइसोलेट करना है। तो आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट फिक्स करो पहले। आपका टारगेट ये होगा कि जितने भी सेल हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट टिश्यू। क्या बोल रहे हैं, प्लांट टिश्यू। तो क्या आपका टारगेट पहले ये होना चाहिए कि इस ग्रुप ऑफ सेल्स में से हर सेल को पहले क्या कर दो, अलग अलग। तो आप सबसे पहले सैंपल के तौर पे क्या लेने वाले हैं बताओ, प्लांट टिश्यू। कोई भी बच्चा प्लांट ऑर्गन वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट में ऑर्गन डेवलप्ड नहीं होता है, टिश्यू ही वेल डेवलप्ड होता है। तो आपका सैंपल कौन हुआ, प्लांट टिश्यू। मैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार का प्लांट टिश्यू लाया हूँ, जैसे आप देख लो कि ऑनियन भी है ना। अब यहाँ पे मैं अलग अलग वैरायटी, तो अभी लैब में चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। पालक है, सरसों का पत्ता है, ग्रीन पी है, मटर सीड है, इसके अलावा बनाना है, पपाया है, ठीक है। तो इतने सारे प्लांट टिश्यूज लाए, अलग अलग बच्चे को अलग अलग सैंपल दूंगा, लेकिन वो सब के सब क्या है, प्लांट टिश्यूज हैं। अब हमारा टारगेट ये होगा, इस प्लांट टिश्यूज में से हर इंडिविजुअल सेल को क्या कर देना है,
अलग। तो इसके लिए अगर आप लैब लेवल पर होते, अच्छी वेल डेवलप्ड लैब में होते, तो वहां कुछ एंजाइम्स यूज करते। यहाँ 12th क्लास लेवल पर उतने कॉस्टली एंजाइम्स को हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, प्लांट के टिश्यूज में से सेल को अलग अलग करने के लिए मोटर पेस्टल अवेलेबल में लेके चलेंगे तो दिखाएंगे। मोटर पेस्टल से क्या करेंगे, टिश्यू को ग्राइंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राइंड। अगर मान लो सॉफ्ट चीजें हैं तो डायरेक्ट ग्राइंडिंग कर देंगे। अब जैसे मान लो हार्ड चीजें जैसे ऑनियन है, वो डायरेक्ट ग्राइंड नहीं होगा, तो पहले उसको क्या करेंगे, चाकू की मदद से चॉप कर देंगे। चॉप करने के बाद उसको क्या करेंगे, मोटर पेस्टल में उसको कूट काट के उसको क्या कर देंगे, चटनी जैसा बना देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल। तो बताओ इस दौरान आप कर क्या रहे हो, किसी भी टिश्यूज में आप उसमें प्रेशर लगा के उसको मोटर पेस्टल से कूट काट रहे हो, तो फाइनली आप क्या कर रहे हो, सेल वॉल को ब्रेक कर रहे हो, और सेल वॉल ब्रेक होता जाएगा और टिश्यूज में से सेल इधर उधर बिखरता जाएगा, सेल अलग हो जाएगा, और थोड़ा बहुत सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आप तो चूर चार तो नहीं हो, सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डैमेज, सब टूटता जाएंगे, लेकिन अभी सेपरेट नहीं होगा। हम सेपरेशन के लिए क्या करेंगे, वो अभी आपको मैं प्रोसेस में बताऊंगा। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा कि इसको प्लांट सैंपल को लेना है। अगर हार्ड सैंपल है तो उसको पहले क्या करना है, चॉप करना है, और अगर सॉफ्ट सैंपल है तो उसको डायरेक्ट क्या करना है, मोटर पेस्टल में उसको पीस देना है, चटनी बना देना है, ग्राइंड कर देना है, तो आपका सैंपल रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट है, बताओ जल्दी से। सेल वॉल में आपको क्या पता है कि सेल वॉल में प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, यही तीन मेजर चीजें हैं प्लांट की सेल वॉल में। आपका सैंपल आज प्लांट है तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ सेल मेम्ब्रेन में क्या है, सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या है, तो इसमें मेन कंपोनेंट तो क्या होता है, लिपिड। मेन कंपोनेंट क्या होता है, लिपिड, और थोड़ा सा क्या होता है, प्रोटीन, और बहुत कम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है, और मेनली क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन। अच्छा मुझे पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या है, कंपोनेंट के नाम पर बताओ, लिपिड और मेनली क्या है, प्रोटीन। ठीक है जी। अब मुझे बताओ डीएनए क्या ऐसे पाया जाता है सेल के अंदर, नहीं। डीएनए कहां पाया जाता है, डीएनए क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, और अगर आपने क्लास 11th में क्रोमोसोम पढ़ा हो तो प्रोटीन का ऐसा बना हुआ एक स्ट्रक्चर कवरिंग होता है, इसको बोलते हैं पेलिकल। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रोटीन का क्या है, कवरिंग, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का चेन है, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, और उसका पूरा का पूरा एक चेन ये रहा, एक थ्रेड ये रहा, और उसका एक थ्रेड ये रहा। इसमें मान लो कि ये एक क्रोमोसोम में मैं यहाँ पर एक डीएनए दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये एक धागा हो गया, और इसमें ये एक धागा और हो गया, ये क्या है अंदर में डीएनए, और आपको आइसोलेट किसको करना है, फाइनली डीएनए को। लेकिन यहाँ पर डीएनए के बाहर में भी क्या है बताओ, प्रोटीन है। यहाँ पे डीएनए के बाहर में भी क्या है, प्रोटीन। अब सुनना, यानी कि आपका यहाँ पे टारगेट क्या है कि कैसे भी पहले सेल वॉल को तोड़ ताड़ के गला उला दें, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को तोड़ ताड़ के गला फैला दें, और फिर कैसे भी प्रोटीन को तोड़ ताड़ के गला फैला दें, और उसमें डीएनए पाया जाएगा, फिर डीएनए को कैसे भी जमा के निकाल लें। यही आपका यहाँ पे आज प्रैक्टिकल में टारगेट है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ये मतलब कि वेल डेवलप्ड लैब में लेके जाते तो यहाँ पर हर कंपोनेंट को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम यूज करते। जैसे सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते, सेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते, हेमीसेल्यूलोज। और पेक्टिन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते, पेक्टिन। लेकिन वो सारे एंजाइम महंगे महंगे एंजाइम है जो आपके 12th क्लास में 28 बच्चों को प्रोवाइड कराना कॉस्टली पड़ेगा और पॉसिबल भी नहीं है। तो हम ये सब काम, यहाँ पे जो एंजाइम वाला काम है, हम ये काम कैसे यहाँ पर निकालेंगे, मोटर पेस्टल चूड़ेंगे चारेंगे, और सेल वॉल क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो हम इन सभी को कैसे ब्रेक करने वाले हैं, ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग। क्या करेंगे, ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एक्सटर्नल आएंगे आपके प्रैक्टिकल में, फाइनल एग्जाम में, कि आपने यहाँ पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन ये यूज नहीं किया, तो आपने आखिर सेल वॉल कैसे हटाया। तो आपका आंसर क्या होगा, ग्राइंडिंग करके मोटर पेस्टल की मदद से। तो बताओ ये किस चीज का रिप्लेसमेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्या ये रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का रिप्लेसमेंट है, तो यही आपसे पूछ सकता है एक अच्छा स्टैंडर्ड, दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ
रिप्लेसमेंट ऑफ, बताओ, सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और टेक्टिलेज, जो कि आप यहाँ पर लैब में यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में आप क्या कर दे रहे हैं, सीधा ग्राइंडिंग कर दे रहे हैं। अच्छा बताओ, अब लिपिड को डिसॉल्व करना है, सेल मेम्ब्रेन आ गया ना, लिपिड को डिसॉल्व करने के लिए या ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए आपको, लाइपेज। क्या चाहिए, लाइपेज। अब मैं थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ले लेता हूं, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि दुनिया का कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो उसमें 3 चीजें होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो मान लो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं उस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से होता है सेल मेम्ब्रेन। देखना गौर से, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जिसमें ये उसका क्या है, हेड, और ये उसका क्या है, टेल। ऐसे एक फॉस्फोलिपिड नहीं होता है, 2 होता है, और वो दोनों कैसे अरेंज है, देखो, दोनों का हेड इधर, इसका, इस वाले का हेड बाहर की तरफ, इस वाले का हेड अंदर की तरफ, और टेल बीच में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, फॉस्फोबायोलिपिड लेयर। और इसी फॉस्फोबायोलिपिड लेयर के बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि चैनल की तरह काम करता है, बीच बीच में भी होता है, बाहर भी होता है। इस तरीके से क्या होता है, प्रोटीन, और इसके साथ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, वो तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या बताओ जल्दी से, फॉस्फोबायोलिपिड। ये क्या है, फॉस्फोबायोलिपिड। अब मुद्दा ये है कि इस फॉस्फोबायोलिपिड मॉलिक्यूल में अगर एक मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो उसमें 2 चीजें हैं, एक क्या है, हेड, और एक क्या बताओ, टेल। तो ये जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है, एक ये हो गया, और ये क्या बताओ, टेल पार्ट। मुझे बताओ, आपको क्या बेसिक नॉलेज है कि ये हेड पार्ट पानी को लव करता है या पानी से हेट करता है? ये पानी से लव करता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है? हाइड्रोफिलिक है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर से डरता है, वाटर से हेट करता है। और वाटर खुद कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो खुद कैसा है, पोलर। तो मुझे बताओ, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे को पसंद करता है। तो बताओ, हेड खुद कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और पानी कैसा होता है, पोलर। तो हेड को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, पोलर। क्या बोलेंगे, पोलर। और टेल कैसा होता है, नॉन पोलर। टेल कैसा होता है, नॉन पोलर। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे बायोलिपिड में, फॉस्फोबायोलिपिड में, इतना सा पार्ट क्या है, पोलर, और इतना सा पार्ट क्या है, पोलर। तो ये हो गया क्या बताओ, पोलर, और ये भी क्या होगा बताओ, पोलर। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बीच में पड़ रहा है, ये क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर। और अगर कोई नॉन पोलर चीज हम भर भर के डाल दे तो क्या उस सेल मेम्ब्रेन को अपने साथ अट्रैक्ट करके जमा लेगा? यस। हम यहाँ पर प्रोटीन, लिपिड को, ये लिपिड है पूरा, हम लिपिड को यहाँ गला नहीं पाएंगे, हम लाइपेज एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं, जब चूरे चारे तो ये स्ट्रक्चर इधर उधर क्या होगा, टूट टाट के बिखर गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लिपिड को एक जगह कोना में जमा कर देंगे, और वो कैसे हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर हम कोई ऐसा कंपोनेंट डाल दें उस सॉल्यूशंस में जो खुद कैसा हो, पोलर और नॉन पोलर हेड ऐसे ही रखता हो, और वो कौन है, हम लोग जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, आपके डिटर्जेंट में मिसल्स फॉर्मेशन होता है, आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट है ना, वैसे वहाँ पोलर नॉन पोलर स्ट्रक्चर होता है। तो हम डिटर्जेंट में जो केमिकल है उसको मिला देंगे, और वो डिटर्जेंट केमिकल क्या करेगा, ये लिपिड मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, यहाँ मैं लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे कलेक्ट करूंगा, मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, तो बताना, इसको मैं कलेक्ट करके इसको मैं साइड कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ, बोलो, डिटर्जेंट, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आप यहाँ लाइपेज एंजाइम को किस चीज से रिप्लेस कर दिए, तो आंसर क्या होगा, डिटर्जेंट। तो बताओ, ये क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ, जल्दी बोलो,
लाइपेज एंजाइम का ये क्या है, रिप्लेसमेंट। तो मुझे बताओ, आपने सेल वॉल के कंपोनेंट को कैसे रिप्लेस किया, चूर चार के, और लाइपेज एंजाइम को कैसे रिप्लेस किया, डिटर्जेंट यूज करके। ये डिटर्जेंट है। अब देखो, ये जो डिटर्जेंट है, आप कोई सा भी डिटर्जेंट यूज कर सकते हो। आप नॉर्मली सर्फ का घोल बना सकते हो, शैम्पू का, साबुन का। ये मैं अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट लेकर आया हूँ। ये भी कपड़ा धोने वाला ही डिटर्जेंट है। सर्फ एक्सेल अच्छी ब्रांड कंपनी है, उसका लिक्विड डिटर्जेंट आता है वॉशिंग मशीन में यूज करने के लिए। और उसमें वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि उससे कपड़ा बहुत अच्छा साफ होता है। क्यों होता है? कपड़े पर कोई ऑयल का, खाना का दाग लग गया, गिर गया, तो इस डिटर्जेंट से अगर आप धोएंगे तो वो सारे क्या करेगा, ऑयल मॉलिक्यूल को अपने साथ कलेक्ट करके पानी के साथ वॉश करके बाहर निकल जाएगा, वो एकदम ही अलग हो जाएगा। इसलिए डिटर्जेंट अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं ये डिटर्जेंट लेके आया। तो बताओ डिटर्जेंट क्या करेगा, जब चूरेंगे चारेंगे तो जो लिपिड मॉलिक्यूल अलग होगा, वो सारे लिपिड मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा कर लेगा और पानी में बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। फिर जब आप फिल्टर करेंगे तो लिपिड ऊपर ही रह जाएगा, नीचे कौन जाएगा, इसमें लिपिड नहीं होगा, वही नीचे जाएगा। अब बताओ उसमें कौन होगा, प्रोटीन तो अभी भी है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन। अब हम क्या करेंगे, बाद में पूछना। अच्छा हाँ ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ओके ठीक है, थैंक यू। हाइड्रोफोबिक बता तो दिया ना, हाइड्रोफोबिक गलत लिख दिया, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाँ, तो अब सुनो ध्यान से कि ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि नॉन पोलर और ये पोलर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब प्रोटीन के लिए क्या चाहिए हमें, प्रोटीएज। अब फिर प्रोटीएज भी नहीं ला सकते, सब महंगा एंजाइम है। 28 बच्चे को दिला पाना संभव नहीं है। अब किसी एक को क्यों दे तो सबको दें, तो फिर क्या जुगाड़ लगेगा भाई, क्लास 12 के लेवल पर अगर प्रैक्टिकल कराना है। हम प्रोटीएज एंजाइम लेकर आए हैं, हम प्रोटीएज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, हम प्रोटीएज एंजाइम लेकर आए हैं। और वो कहां से लेकर आए, लैब से लेकर नहीं आए, नेचुरल प्लांट सोर्स से आपको प्रोटीन एंजाइम मिल सकता है। ये है कच्चा पपीता, और कच्चा पका हुआ नहीं होना चाहिए। जो ग्रीन पपाया है, इस पपाया में ना एक एंजाइम पाया जाता है, पेपेन। तो अगर इस पपाया को भी हम क्या करने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले इसको काटेंगे, धो के अच्छे से काटेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, चॉप कर देंगे। चॉप करने के लिए ये मशीन लेके आए हैं, तो इससे चॉप कर देंगे। चॉप करने पर वो समझ रहे हो ना, पूरा ग्राइंड एक तरीके से चॉपिंग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उस चॉप किए हुए पपाया को इससे छानेंगे। तो छानने के बाद क्या हो जाएगा, भारी भरकम पार्ट ऊपर आ जाएगा और नीचे एक फ्लूइड आ जाएगा, एक जूस तैयार हो जाएगा। इस कच्चे पपाया का एक जूस तैयार हो जाएगा। उस जूस को फिर फिल्टर पेपर से छानेंगे। आपको पता है उसमें एक एंजाइम होगा, पेपेन, और वो प्रोटीएज एंजाइम है, एकदम नेचुरल प्रोटीएज एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ये पपाया हमारा प्लांट सैंपल नहीं है, कच्चा वाला पपाया, ये हमारा पेपेन एंजाइम का सोर्स है। तो प्रोटीएज एंजाइम 2 को पपाया लेके आए हैं, इतना एंजाइम अभी आइसोलेट कर लेंगे कि 28 बच्चा को हम सैंपल के तौर पे दे देंगे। तो हम यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, वाकई में प्रोटीएज एंजाइम यूज करने वाले हैं। और वो कौन सा एंजाइम है, पेपेन, और वो आर्टिफिशियल एंजाइम नहीं है, लैब में से नहीं आया है, ये बिल्कुल प्लांट सोर्स से हम खुद अपने से आइसोलेट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, पेपेन। तो बताओ इस प्रोटीन को हम लोग कैसे ब्रेक करने वाले, जल्दी बताओ, पेपेन से। किससे, पेपेन। और ये पेपेन किस में मिल जाएगा, पपाया जूस में मिल जाएगा, ग्रीन पपाया जूस में। तो ये क्या बताओ, प्रोटीएज एंजाइम है। तो प्रोटीन को भी ब्रेक कर देगा। अब बताओ उसमें क्या बच गया, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बचा। क्या बचा जल्दी से बताओ, क्रोमोसोम। तो बताओ क्या वो पेपेन इस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देगा, जी हाँ। तो ये प्रोटीन में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। तो बताओ इसको भी किससे डाइजेस्ट कर देंगे, पेपेन से। इसको भी किससे डाइजेस्ट कर देंगे, पेपेन से। मतलब वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बताओ उस पूरे मिक्सर में केवल क्या बचेगा, डीएनए का थ्रेड। अब वो डीएनए का थ्रेड एक जगह नहीं होगा, पूरे इधर-उधर बिखरा पड़ा होगा, इधर-उधर क्या होगा, बिखरा पड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इस क्रोमोसोम में आरएनए नहीं होता है, होता है, 5% होता है। 45% क्या होता है इसमें, प्रोटीन, और 45% क्या होता है, डीएनए। 5% होता है आरएनए, 5% कार्बोहाइड्रेट इस क्रोमोसोम में। तो 5% को यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम सैंपल ज्यादा लेने वाले हैं। तो आरएनए डिस्टर्ब करेगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, आरएनए बहुत कम है, मेनली क्या है, प्रोटीन। लिपिड को पहले आपने डिटर्जेंट से अलग कर दिया, अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज किया, पेपेन। तो अब उस पूरे मिक्सर में कौन इधर-उधर घूम रहा होगा, डीएनए का धागा, लेकिन आपको एक सिंगल डीएनए कभी भी आंख से दिखेगा नहीं। आप सारे डीएनए को एक जगह इकट्ठा कर दें तो आराम से आपको दिख सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे। क्या डालेंगे, ये सारा काम करने के बाद चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल ही क्यों, क्योंकि अगर आप चिल्ड नहीं करेंगे इथेनॉल को तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे प्लांट का सेल हो किसी का भी, सेल के साइटोप्लाज्म में इथेनॉल जाते ही हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है।
ये क्या कर सकता है, उस सेल के साथ हो सकता है डीएनए को ही क्या कर दे, डाइजेस्ट कर दे, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दे, डीएनए से रिएक्ट कर जाए। ये खुद क्या अल्कोहलिक ग्रुप है ना, ये इथेनॉल, इथेनॉल क्या अल्कोहल है, और डीएनए में भी जो होता है उसमें भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, वो सब आपस में रिएक्शन कर लेगा। हम चाहते रिएक्शन ना करें, केवल क्या करें, उन सबको अट्रैक्ट करके एक जगह क्या करें, जमा कर दे। तो अगर आप चिल्ड इथेनॉल लेंगे तो चिल्ड इथेनॉल रिएक्टिव नहीं होगा, तो आपके डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और आपका डीएनए बस क्या होगा, इथेनॉल उसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और डीएनए आपका एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। मुझे बताओ इस पूरी कहानी में आपको कितनी चीजें मैं यहाँ बताया हूँ कि आप सेल वॉल को तो ब्रेक कर रहे हैं, वो ब्रेकेज कैसे कर रहे हैं, मोटर पेस्टल से, वो किस चीज का रिप्लेसमेंट है, तो इन सारे एंजाइम का रिप्लेसमेंट है। आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, ये वाला सर्फ एक्सेल वाला, ये किस चीज का रिप्लेसमेंट है, लाइपेज का। आप पपाया जूस निकाल रहे हैं, ये किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको उससे क्या मिलेगा, प्रोटीन। अच्छा, आप आरएनए और कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्यों नहीं सोचे, बहुत कम क्वांटिटी में उस सेल में होता है, इतना नहीं होता है कि आपको डीएनए आइसोलेशन डिस्टर्बेंस करे। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप वाकई में रिसर्च कर रहे होते लैब लेवल में, तो क्या आपको आरएनए और कार्बोहाइड्रेट को भी गलाना जरूरी होता, बिल्कुल। तो उस टाइम आपको फंड भी मिला होता, उस टाइम आप प्रोटीएज और लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज सारा एंजाइम खरीद के मंगा के आप रिसर्च कर रहे होते। या तो क्लास 12 में आपको सिंपली डीएनए दिखाना है, आइसोलेट करके दिखाना है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक प्रिंसिपल। अब पता है इसमें आप प्रिंसिपल क्या बताएंगे, प्रिंसिपल ये बताएंगे कि चूंकि डीएनए सेल के अंदर होता है, डीएनए किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन जाता है और किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। लेकिन प्लांट सेल में वो कौन होता है, डीएनए। आपको अगर उसको आइसोलेट करना है तो बाहर की सारी चीजों को तोड़ना पड़ेगा। ये मैंने एक आउटलाइन यहाँ बताया। अब ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया चीजें। अब मैं स्टेप वाइज चीजों को ऑलरेडी लिख दिया हूँ और आपको प्रैक्टिकल कॉपी में भी वैसे ही लिखना है। तो अब हम चल रहे हैं आपका प्रैक्टिकल कॉपी पर। ये हो गया, इसको लैब में करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आप देखना, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, हेडिंग क्या है इसका, डीएनए आइसोलेशन, और ये आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है, यानी कि 5 मार्क्स वाले में है। और ये ऐसा प्रैक्टिकल है जो आपके फाइनल एग्जाम में आता ही आता है, आने की पूरी संभावना होती है। सारे स्कूल में कराया जाता है, कहीं पे अच्छे से कराया जा रहा है, कहीं पे खराब कराया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आप 28 के 28 बच्चों को मैं सैंपल देने वाला हूं, और 28 का 28 बच्चा अपना अपना डीएनए उस सैंपल से खुद निकालेगा और अपने से करेगा। कोई नहीं कि ये उसका देख रहा है, वो उसका देख रहा है, खुद से, ताकि जब फाइनल एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट आ जाए तो आप मेरिट से उसको कर पाए, मेरिट से अपने नॉलेज से उसको कॉपी पे लिख पाए, और जो जेन्युइन नंबर है वो आपके मार्कशीट में चढ़ेगा, ठीक है। तो मेजर एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कॉपी जब आप बनाएंगे, चाहे वो घर का कॉपी बनाए, अभी जब यहाँ पे बनाएंगे एक्सपेरिमेंट के बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, या फिर जब फाइनल एग्जाम होगा वहां पे भी कॉपी पे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या लिखना है, एम। तो एम क्या है, टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। अब सच एज ये पालक, स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स, पपाया, ओनियन, यहाँ 4 तो आपके सिलेबस में ही है। इसके अलावा मैंने क्या क्या लाया है, इसके अलावा मैंने मस्टर्ड लीफ भी लाया है, सरसों का साग जिसको बोलते हैं, वो लाया है। इसके अलावा मैंने एक कुकुरबिटेसी फैमिली का और प्लांट का वो लेके आया है, खाने का मटेरियल भी है। इसको क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, कोहड़ा, ठीक है, हमारे टाइप भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा बनाना है ही, तो इसके अलावा प्याज, तो प्याज यहाँ लिखा है, हाँ। तो मैं टोटल मैंने 5-6 मटेरियल लेके आया हूँ और हर बच्चे को उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अलग अलग, ठीक है। तो हर किसी का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप फाइनल एग्जाम में भी आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख दिए टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पाइनेस। आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको जो मटेरियल मिला उसके बारे में लिखोगे ना, तो लिखोगे टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम, फिर इसके आगे आपको जो मिला है वो, तो क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन पी सीड्स। तो इसके आगे आप क्या करोगे, एक वर्ड लगा देना प्रोवाइडेड, जो आपको प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड ग्रीन पी सीड्स। तो ये फिर ये लाइन मैंने क्यों लिखा, अरे भाई मैं 28 बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो कॉमन लेके चलूंगा ना, लेकिन आप तो एक सिंगल आदमी हो ना, आप तो सिंगल एक्सपेरिमेंट किए हो ना, आप सब पे थोड़ी कर लोगे, आप तो एक सिंगल किए हो ना, तो वो लिखोगे कॉपी में, ठीक है। फिर आ रहा है रिक्वायरमेंट, हाँ रिक्वायरमेंट में आप ये सारा चीज लिखोगे, प्लांट मटेरियल। तो मुझे बताओ, आप जिसको प्लांट मटेरियल के तौर पे ग्रीन पी सीड्स मिला होगा, तो यहाँ पे वो ब्रैकेट में क्या लिख लेगा बताओ, अपना जो प्रोवाइडेड सैंपल है वो लिख लेगा।
फिर मोटर और पेस्टल अभी लैब में दिखाएंगे, पहले सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि कौन क्या है। फिर बीकर चाहिए जिसमें हम लोग ट्रांसफर करेंगे, टेस्ट ट्यूब चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, फिल्टर पेपर मैंने नया मंगवा लिया है, ठीक है, ताकि पुराना वाला आपका रखा हुआ था तो उससे मजा नहीं आता। लिक्विड डिटर्जेंट जो मैं खुद लेकर आया हूं, NaCl ये भी खरीद कर मंगवाया हूं। क्यों मंगवाया अभी बताएंगे, NaCl क्यों यूज करते हैं। NaCl का घोल बनाएंगे और इस प्रोसीजर में यूज करेंगे। ये जो डीएनए का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए NaCl बफर का काम करता है, सॉरी कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को या तो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और खुद जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब अपने स्ट्रक्चर में बिना चेंज लाए, अपने कंसंट्रेशन में बिना चेंज लाए वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। NaCl यहाँ पर डीएनए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट है, और वो डीएनए प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है। कैसे बताओ, NaCl में Na प्लस, Na क्या है प्लस, Cl क्या है माइनस, ठीक है, NaCl Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में है। अच्छा, ये ऐसा NaCl है जो आपके घर में खाने वाला नहीं है, आयोडाइड नहीं लेना है, क्योंकि आयोडाइड लगो तो उसमें फिर आयोडीन भी घुसेगा, और आयोडीन घुसेगा तो फिर वो आयोडाइड आयन भी बनाएगा, फिर वहां एनायन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट वाला NaCl खरीद के मंगाया गया है, तो वही वाला NaCl यूज करना। अच्छा, ये करेगा क्या, डीएनए प्रेसिपिटेट कैसे करेगा। डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और उसका कारण क्या है, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 में जो PO4-3 है उसकी वजह से डीएनए पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो मुझे बताओ उस पर नेगेटिव चार्ज है डीएनए पे, और NaCl में Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और ये Na ऑलरेडी Cl माइनस के साथ बॉन्डेड है, लेकिन जब उसको डीएनए दिखती है ना Na प्लस को, Na प्लस Cl माइनस को छोड़ देता है और किसको अटैक करने लगता है, डीएनए। तो इसका मतलब ये है कि NaCl डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेशन फास्ट हो जाएगा, डीएनए प्रेसिपिटेशन फास्ट हो जाएगा, और इसीलिए मैं क्या यूज कर रहे हैं, NaCl, ठीक है। इसके बाद आप क्या यूज करेंगे, स्प्लिट लैंप। क्यों अभी बताऊंगा, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस था ना, ब्रेक डाउन का प्रोसेस, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। चिल्ड इथेनॉल यूज करेंगे, अभी बताया कि चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, ये भी डीएनए को अट्रैक्ट करता है। अभी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पेट डिश जिसमें आप फाइनली ट्रांसफर करेंगे। स्पूल क्या है, जिससे आप डीएनए के धागे को उठा के देखेंगे, ऐसे पेन टाइप का होता है स्पूल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये मटेरियल तो सभी को रिक्वायर है, सभी बच्चे को, तो ये सभी लिखेंगे, फाइन। अब आ रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ये है कि डीएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, और ये न्यूक्लिक एसिड किस का बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का डीएनए बना होता है और राइबोन्यूक्लियोटाइड का आरएनए बना होता है, और ये दोनों जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। आपका जो सैंपल है प्लांट, उसमें डीएनए, उसमें कौन है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, और अब डीएनए को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आइसोलेट। तो प्रिंसिपल क्या होगा, सबसे पहले आप सेल लाइसिस करेंगे, और सेल लाइसिस आप कैसे कर रहे हैं, मोटर कस्टल के हेल्प से। तो उससे क्या हो रहा है, सेल वॉल वगैरह ब्रेक हो रहा है। उसके बाद आप टारगेट करेंगे सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या यूज करेंगे, डिटर्जेंट। तो अब क्या मिल जाएगा आपको, प्रोटोप्लाज्म मिक्सर। उसमें क्या क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड सब कुछ होगा, आरएनए सब कुछ होगा। आरएनए कार्बोहाइड्रेट को आप क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। तो मेनली उसमें क्या है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड को कौन अट्रैक्ट करेगा, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, वो अट्रैक्ट करके अलग हो जाएगा, उसी में पानी में अलग हो जाएगा, फिल्टर करेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्रोटीन को आप किससे गलाने वाले हैं, यहाँ से प्रोटीन एंजाइम, वो कहां से आएगा, तपाया, जिससे कौन सा एंजाइम है, पेप्टाइड। यही आपका टारगेट है। और लास्ट में जब चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो आपको प्रेसिपिटेट धागा के फॉर्म में डीएनए एकदम बढ़िया क्लियर व्हाइट कलर का आपको दिख जाएगा। तो यही प्रिंसिपल है। जब यहाँ लिखा है डीएनए एंड आरएनए आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस के अंदर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल काम करता है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। अदरवाइज आरएनए का क्या काम है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। और प्रिंसिपल, हमारे एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए आइसोलेशन इज टू डिसरप्ट द सेल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या, पहले सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद तो और क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग है उसको भी। तो सेल स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं टू रिलीज द डीएनए इनटू द सॉल्यूशन, और फिर उसको आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, है ना, ट्रिलिथेनॉल डाल के, और फिर उसको प्यूरिफाई कर रहे हो डीएनए फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स। कैसे करेंगे, अभी स्टेप वाइज देखते हैं। तो ये प्रिंसिपल में पहले क्या क्या स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या होगा बताओ, सेल डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या करने वाले हैं, ब्रेकेज ऑफ सेल वॉल, मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस टू रिलीज द डीएनए। और इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग, बाय यूजिंग मोटर एंड पेस्टल। दूसरा आपका टारगेट क्या होगा बताओ? रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। इसको कैसे करोगे? डिटर्जेंट डालोगे तो लिपिड अलग हो जाएगा। मैंने बताया वहां पोलर नॉन पोलर का कांसेप्ट लगेगा, लाइव लाइव वाला कांसेप्ट लगेगा। तीसरा क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटीन। यहां आप प्रोटीन को कैसे हटाओगे? बाय द यूज ऑफ प्रोटीएज। वो कौन है? पेपेन। अगर अदरवाइज आप लैब में और भी चीजें डाल सकते हो, जैसे आप फिनोल क्लोरोफॉर्म का मिक्सर डाल दो। अगर आपके लैब में है तो आप पापा नहीं डाल सकते हैं, तो फिनोल और क्लोरोफॉर्म का एक मिक्सर बनाओ, लेकिन ये टॉक्सिक होगा। क्लास 12 के बच्चे को इस क्लोरोफॉर्म से दूर रखते हैं, क्योंकि इसको भी हैंडल करना आ नहीं रहा है लैब में, तो इस फिनोल और क्लोरोफॉर्म से दूर रखेंगे हम आपको, इसलिए ये नहीं दे रहे। दूसरा तरीका भी आपके पास कि सोडियम या अमोनियम एसीटेट का क्या बना दो? मिक्सर बना दो, एक घोल बना दो। तो वो भी 28 बच्चे को प्रोवाइड कराना संभव थोड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या जुगाड़ लगा दिए? बढ़िया है कि प्रोटीएज डाल दो, और प्रोटीएज में कहां से निकालूंगा? जूस से काम वही करेगा जो होता है, ठीक है। फिर आपका टारगेट क्या होगा? डीएनए को प्रेसिपिटेट करना, और इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज करने वाले हैं? चिल्ड इथेनॉल। अदरवाइज आप आइसोप्रोपेनॉल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और वो आपको एकदम डीएनए अच्छा डीएनए प्रेसिपिटेट होने के बाद अगर आप उस पूरे घोल को सेंट्रीफ्यूज कर दो, जो कि आपके लिए नया सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं है, अगर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो डीएनए पूरा नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड हो गया ना, नीचे बैठ जाएगा, और बाकी पूरा पानी ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डीएनए का धागे बना के बस आपको धागा दिखा देंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज आगे करना नहीं है। तो यही है फाइनली प्रोसेस। मतलब ये क्या था? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? प्रोसेस। तो बताओ, मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी आपको सिखाया था, जब अभी तक आप जो कुछ भी लिखे हैं उसको किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन प्रोसीजर जो आप लिखेंगे, प्रोसेस जो लिखेंगे, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिख रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, तो वो ऑलवेज किस स्टेप में लिखाएगा? पास्ट टेंस में। अब मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पास्ट टेंस में लिख के दे रहा हूं, अदरवाइज मैं जो पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाना किस टेंस में चाहिए? प्रेजेंट टेंस में। कि ऐसा होता है, क्योंकि अभी कराए थोड़ी हूं, ऐसा होता है, ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको क्या लिखा मिलेगा? तो मैं लिख के दिया हूं कि ऐसा हो गया। तो कंफ्यूज मत होना कि एक्सपेरिमेंट हो कब गया, अभी हुआ नहीं है, होगा अभी। ये मैं आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके दिया हूं। रीजन क्या है? कि कॉपी में आप उसको वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो, पहला प्रोसेस क्या है? सेकंड प्लांट टिश्यू। सबसे पहले आपने क्या? प्लांट टिश्यू को लिया। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट में डैश संकेत और रेड कलर से लिख दिया। तो आप बताओ, प्लांट टिश्यू के बगल में क्या सारे सैंपल का नाम लिख देंगे जो भी मैं लेके आया हूं? आपको जो मिला है आप वो सैंपल का नाम लिखेंगे। एंड चॉप प्लांट टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ नाइफ। जैसे मान लो कि मैं आपको दूंगा ये मटेरियल, मान लो कि मैं आपको ये मटेरियल देता हूं एज अ प्लांट सैंपल, तो आप क्या करोगे? आप इतना सारा प्लांट सैंपल एक बार में तो नहीं लोगे, तो मैं खुद इसको काट के दूंगा। तो एक बच्चा को इतना मैंने काट के दिया, तो अब वो बच्चा क्या करेगा? इसको पहले अच्छे से वॉश आउट कर लेगा, है ना, अगर कोई गंदगी है तो हटा लेगा। अब वो उसको क्या करेगा? छोटे छोटे पीसेस में चाकू की हेल्प से क्या करेगा? क्योंकि सॉलिड बड़ा हार्ड मटेरियल है ना, तो काट देगा। अगर वो काट नहीं सकता है तो उसके पास एक ऑप्शन और है, तो वो क्या करेगा? इससे चॉप कर दे, इससे बड़ा बढ़िया चॉप हो जाता है। तो इससे क्या करते हो? आराम से चॉप कर देगा। इससे संभव है तो इससे कर देंगे, तो चाकू से पतला पतला काट दो। इसके बाद उसके टेबल पे अभी आपको वहां रखना मिलेगा क्या? मोटर एंड पेस्टल। फिर आप मोटर और पेस्टल की मदद से उसको क्या करेंगे? एकदम चूर चार के ग्राइंड करके क्या बना देंगे? चटनी बना देंगे, ठीक है। तो खा मत जाना, अभी से नीचे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दूसरा स्टेप क्या होगा? ग्राइंडेड द चॉप्ड प्लांट टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेस्टल। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि टिश्यू से सेल अलग अलग हो जाए, और सेल वॉल, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या हो जाए? टूट टाट जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू सेपरेट द सेल्स फ्रॉम टिश्यू एंड टू ब्रेक द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और इन सब का मकसद क्या है? ताकि डीएनए उससे बाहर निकल पाए, टू रिलीज द डीएनए को बाहर निकलने का जगह चाहिए, इसीलिए। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब आपको जो चटनी है वो चटनी नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है? पूरे प्लांट टिश्यूज के जो सेल्स थे उसका घोल है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि सारे बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी। लेकिन उसमें मेजर क्या होगा? डीएनए और प्रोटीन और लिपिड, और माइनर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और आरएनए। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट आरएनए को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं। रिसर्च करना होता तो बिल्कुल पूरा ही प्यूरिफाई करते, आरएनए को भी डाइजेस्ट करते हो, कार्बोहाइड्रेट को भी। उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए होता? आरएनएज और कार्बोहाइड्रेट। और इन सभी एंजाइम्स का कैसा डब्बा आता है, कैसा पैकेट आता है, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। अपने लैब का फोटो लेके आया हूं, तो लिटरली दिखाऊंगा कि न्यूक्लिक एसिड का घोल कैसा था डब्बा,
प्रोटीएज कैसा था, एंजाइम्स का कितना महंगा होता है, तो आप तब आपको समझ में आएगा कि क्लास 12 में 28 बच्चों को देना पॉसिबल क्यों नहीं है, और किसी एक को थोड़ी दे सकते हैं, देंगे तो सबको देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म हमें मिलेगा, और उस प्रोटोप्लाज्म के मिक्सचर्स में क्या होगा बताओ, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल के लिविंग सेल्स आपने निकाला, मैक्रो क्यों, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो, बायो मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये डीएनए का आप स्पेलिंग देखो मैंने क्या लिखा है, डीएनए कैपिटल और स्मॉल एस। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, सुना ध्यान से, डीएनएस, अगर इसको ऐसे लिखते हैं डीएनएस, डीएनएस, तो बताना वो क्या हो जाएगा, डीएनएस, तो ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए को गलाने वाली एंजाइम हो जाएगी। अगर इसको ऐसे लिखते हैं आरएनएस, एक कैपिटल ए आई है ना, इसमें स्मॉल ए नहीं लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, एंजाइम। आप उस बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम मिला है आपको, या डीएनए आरएनए मिला है, डीएनए आरएनए मिला है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, और ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, डू यू थिंक देयर आर एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएनएस? तो ये क्या है, डीएनएस प्लूरल ऑफ डीएनए, और ये डीएनएस क्या है, एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द डीएनए। समझ में आया? आरएनए यहां डीएनए को लगा है, और इधर आरएनए कौन है, आरएनए को लगाने वाले। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से लिखेंगे, नहीं तो आपसे यहाँ पे गलती हो जाएगा, और एग्जामिनर ये सब चीजें, एक्सटर्नल ये सब चीजें वाइवा में पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या होगा, क्या आपने चूर चार दिया, अब इसको क्या करेंगे, आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, या अभी ये चूर चार के बीकर में डाल दो, अब उसको बीकर में डाल के रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो। अब कहाँ चल रहे हैं, दूसरा एक बीकर लेंगे और उसमें घोल बनाएंगे। किस चीज का घोल बनाएंगे, थोड़ा सा डिटर्जेंट लेंगे और उसमें थोड़ा क्या मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर, तो घोल तैयार होगा। और फिर उसी में क्या डालेंगे, NaCl। क्या आपको NaCl का घोल पता है और डिटर्जेंट का घोल पता है? डिटर्जेंट आगे चल के क्या करने वाला है, लिपिड को अट्रैक्ट कर लेगा। NaCl क्या करेगा, फाइनल डीएनए आइसोलेट हो जाएगा तो डीएनए को अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। सुनना, प्रेसिपिटेशन कराएगा कौन, चिल्ड इथेनॉल, लेकिन उस रिएक्शन को फास्ट कौन कराएगा, तो क्या NaCl नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन स्लो होगा। तो अगर हमको फास्ट रिएक्शन कराना और ज्यादा डीएनए को अट्रैक्ट कर लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, NaCl। तो अगर आप NaCl यूज करेंगे तो भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन क्या विदाउट चिल्ड इथेनॉल यूज के एक्सपेरिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि डीएनए प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कौन कराएगा, चिल्ड इथेनॉल, उसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा कौन, NaCl। हम दोनों की यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको ज्यादा डीएनए देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको घोल को छोड़ दो, चटनी को छोड़ दो, उसमें क्या प्रोटोप्लाज्म है। अब आप क्या कर रहे हो, डिटर्जेंट ले रहे हो, प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट एंड NaCl, दोनों को एक ही में मिला देंगे। पहले डिटर्जेंट लेके थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिला देंगे और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, NaCl का कैसा घोल बनाएंगे, 90% सॉल्यूशन। 90% का मतलब उसमें 10% का डालेंगे NaCl और 10% 90% का डालेंगे डिस्टिल वाटर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा NaCl में डाल दोगे तो फिर वहां पे और भी चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो फाइनली अब आप क्या करने वाले हो कि वो घोल आपका तैयार हो गया, और उस घोल को अब आप किसमें मिला देने वाले हो, उस बीकर में, जिसमें आपका क्या है, वो चटनी प्रोटोप्लाज्म मिल गया। अब अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो रिएक्शन होने में 1 घंटा लग जाएगा पूरा। तो आप अब क्या करो, स्प्रिट लैंप नीचे रखाएंगे, अब वहां पे लगा रहेगा, स्प्रिट लैंप के हेल्प से पूरे बीकर को ऐसे ऐसे क्या करो, गरम, मतलब कि उसको गर्म करो और एक ग्लास भर देंगे ताकि उसको चलाते रहना। अच्छा, चलाते रहना जरूरी क्यों है, ताकि ऐसा ना कि घोल में केवल नीचे वाले सेल को हीट मिले और उसका सेल मेम्ब्रेन टूट रहा है, सेल वाला ऊपर वाला का ये मिलाते रहेंगे तो प्रॉपर हीट का मिक्सिंग होता रहेगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर बढ़िया। अब मान लो कि आपने उसको कितना देर गर्म किया, 5 से 10 मिनट गर्म किया, अब उसको फिर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो तब तक जब तक वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद चिल्ड इथेनॉल ठंडा में नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप यहां क्या करोगे, एडेड सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट एंड NaCl सॉल्यूशन इनटू द प्रोटोप्लाज्म मिक्सचर टू रिमूव द मेम्ब्रेन लिपिड्स बाय द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, as detergent contains polar and non-polar groups and to enhance the precipitation process of DNA by the help of NaCl as NaCl act as catalyst for the DNA precipitation। अब आपको उस घोल का मतलब समझ में आया कि इसमें NaCl क्या कर रहा है और उसमें डिटर्जेंट क्या कर रहा है। अब मिला तो दिया, अब उसको कहां लेके जाएंगे, स्प्रिट लैंप से उसको गर्म करेंगे। तो देखो अगला वही होगा, हीटेड स्लोली। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने स्प्रिट लैंप क्यों लिया, क्योंकि इससे हीट
धीरे धीरे निकलेगा आराम। अच्छा ज्यादा हीट दे देने क्या डीएनए भी डैमेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत कुछ डैमेज हो सकता है उसमें। तो ज्यादा हीट नहीं देना, एकदम धीरे धीरे हीट देना। उसके लिए क्या बढ़िया है, स्प्लिट लैंप, और चलाते क्यों रहना है ताकि आपका हीट यूनिफॉर्मली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो कैप द हीटेड द मिक्सर स्लोली बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिट लैंप फॉर प्रॉपर ब्रेकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्यों? अगर सेल मेम्ब्रेन में क्या मेनली लिपिड है ना, तो लिपिड हाई टेम्परेचर होते ही क्या होता है, इधर उधर स्ट्रक्चर उसका डीनेचर हो जाता है, इधर उधर भागने लगेगा। और जैसे इधर उधर भागना शुरू करेगा एक एक मॉलिक्यूल लिपिड का, तो उसको अपने साथ कौन पकड़ लेगा? डिटर्जेंट। तो हो गया, लिपिड का काम अलग हो जाएगा, फिर बाद में पिगमेंट डालेंगे तो प्रोटीन का भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, एडेड अ प्रोटीएज। कहां से लाए? अच्छा इसको छोड़ दो, अब एज इट इज रूम टेम्परेचर पे, किसको? घोल को। अब आप क्या करो, इधर प्रोटीएज पहले से रेडी करके रखियो। मैंने क्या बोला, प्रोटीएज आपका सैंपल नहीं है, प्रोटीएज आपका यहाँ पे एक प्रकार का रिएजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लैब में जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, उस पपीता को धो धा के छिल छाल के उससे क्या निकालेंगे? पेपेन। तो अब उस पेपेन को आप क्या करने वाले हो, उस मिक्सर में जो गर्म करके आपने ठंडा किया है, तो मैंने हीटेड मिक्सर क्यों लिखा है, वो गर्म नहीं है, गर्म करने के बाद ठंडा कर दिया, लेकिन वो ऐसा मिक्सर है जिसको आपने गर्म करके लाया है ना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन उसका ब्रेक हो चुका है, लिपिड डिटर्जेंट के साथ बाइंड कर चुका है, और एनी सेल्स में तैयार है कि डीएनए जैसे ही मिलेगा उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे। तो पहले प्रोटीन गलाओ, डीएनए का बाहर प्रोटीन भी तो है। तो अब आपने क्या किया, इसमें पेपेन डाला, तो उससे क्या हुआ, सारा का सारा प्रोटीन गल गया। अब क्या करोगे आप, एक बार बताओ, उस मिक्सर में प्रोटीन भी गला हुआ है और डिटर्जेंट लिपिड को बांध के रखा हुआ है ना, ये सब आपको चाहिए? नहीं चाहिए, सब कहाँ चाहिए आपको, प्रोटीन भी नहीं चाहिए, लिपिड भी नहीं चाहिए। तो काम करते हैं, पूरे घोल को फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। प्रोटीन ऊपर रह गया, प्रोटीन टूटा हुआ प्रोटीन किसने तोड़ दिया था? पेपेन। वो सब पूरा रिएक्शन जो भी हुआ प्रोटीन वाला, वो फिल्टर पेपर के ऊपर। डिटर्जेंट ने लिपिड को अगर पकड़ के जाकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लिया, वो भी फिल्टर पेपर के ऊपर। नीचे जो पूरा घोल बन के आया डिस्टिल वाटर में, वो क्या है बताओ, केवल थोड़ा सा आर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट होगा, हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब बताओ उसमें क्या होगा, डीएनए का धागा या डीएनए प्रेसिपिटेट? डीएनए का धागा। तो उसको आप या तो टेस्ट ट्यूब में ले लो या तो पेट्री प्लेट ले लो। अगर आपको धागे को अच्छे से देखना है तो पेट्री डिश पे ले लो, और टेस्ट ट्यूब में भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, उसमें डाल लो। अब उसमें जैसे ही थोड़ा सा क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल, सारे धागा अल्कोहल की तरफ आएंगे और वो सब धागे के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। और वही क्या है, जो क्या लिखा है कि एडेड। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर का खाना लगा के फिल्टर करेंगे। उसके बाद उसको आप या तो पेट्री डिश में डाल लेंगे या तो टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, और उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल, और उससे आपको क्या मिल जाएगा? यही 13 स्टेप करना है। बताइए कठिन है? नहीं सर। और यही आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। हाँ, आपके लिए एक्सपेरिमेंट कठिन नहीं है, लेकिन आपके एक्सपेरिमेंट के लिए हर केमिकल जुटाना मेरे लिए बड़ा कठिन था। और मैं एक सप्ताह से कभी मार्केट जा रहा हूँ, कभी वो मार्केट जा रहा हूँ, कभी स्प्रिट नहीं मिल रहा है, कभी डिटर्जेंट नहीं मिल रहा है, कभी पेपेन कहाँ से लाएंगे, फिर उसका जुगाड़ लगाए। समझ आ रहा है? आपके लिए बैठे बैठे करना आसान है। ये सारे रिएजेंट को इकट्ठा करना, फिर NaCl खरीद के लाए, फिर अल्कोहल खरीद के लाए, अल्कोहल ठंडा करवाए, सारी चीजें आपको इकट्ठा करके फाइनल एग्जाम में भी मिलेगी। उस टाइम भी आपको इकट्ठा करके दिया जाएगा। तो क्या आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे? आइसोलेट तो कर लो यार, इकट्ठा करने वाला करके दे रहा है। तो ये है स्टेप्स। ये फोटो भी आपको बनाना है प्रैक्टिकल कॉपी में, कैसे बनाना वो भी बताएंगे। तो उसका पहला स्टेप क्या है, मान लो इसका मटेरियल ओनियन है, तो उसने क्या किया, चॉप किया, चॉप करके साइड में रखा। चलो इधर क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट और सॉल्ट। सॉल्ट कौन है? NaCl। आयोडाइड या नॉन आयोडाइड? नॉन आयोडाइड, ठीक है। तो उसको आपने पानी में डाला, कैसा पानी, टैप वाटर या डिस्टिल वाटर? डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर में करेंगे। उसका घोल तैयार हो जाए। अब इस घोल को डालेंगे किसमें, उधर चॉप करके और चूर चार के रखा हुआ है उसमें डाल दिया, मिक्सर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हीट किया। देखो इसी तरीके से हीट करेंगे, दिख रहा है, नीचे स्प्रिट रखेंगे और स्टैंड के ऊपर हीट करेंगे। देखो ग्लास वर्क से मिला रहे हैं ना, हीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर, ये देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, फिल्टर पेपर है, पहले में लगा हुआ। तो इसमें आके अब इसको या तो आप टेस्ट ट्यूब में डाल लो या तो पेट्री प्लेट में डाल लो, और उसके बाद उसमें क्या डालो, थोड़ा सा। इस पूरे स्टेप में जो सबसे सावधानी वाली बात है वो लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में अगर अंत भला तो सब भला, अगर अंत बिगड़ गया तो आपका पूरा मेहनत बेकार होगा। अंत में क्या बिगड़ता है, ये टेस्ट ट्यूब हम मानते हैं ना, उसको ऐसे होल्डर से पकड़े रहेंगे और ड्रॉपर ला के दिया हम लोग को, सभी बच्चे को अलग अलग ड्रॉपर मिलेगा। ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा सा इथेनॉल डालिए, लेकिन पूरा भर के डाल दिए। ये लो भाई, ये सॉल्यूशन को बोल रहे हैं, अल्कोहल पियो, मजा लो, ऐसे नहीं। इसमें क्या है, ड्रॉप। और जब आप डाल रहे हैं
तो टेस्ट ट्यूब हिलाना मत, थोड़ा सा टिल्टेड रखना, हिलाना मत। और टेस्ट ट्यूब अगर हिल गया, अगर टेस्ट ट्यूब हिला तो पता क्या होगा, डीएनए का धागा बन के टूट जाएगा, और उसका धागा बनेगा भी नहीं। बोलो क्यों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो हो ही गया, और टूट जाएगा, बन नहीं करेगा, आपको डीएनए मिलने नहीं करेगा। तो और सुनो, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, डाल देने के बाद अब वो सोचता है डाल दिए ना, अब उसको ऐसे मतलब कि अब डीएनए तुरंत मिल जाना चाहिए, तुरंत नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है, जब आप डाल रहे हो तो जैसे डाल रहे हो ऐसे ही 5 मिनट खड़े रहो, ऐसे ही, क्योंकि हाँ ऐसे डालने के बाद ऐसे ही हो, हिलाओ डिलाओ मत, ऐसे ही होगा। क्या अल्कोहल जहां पे आपने डाला, उस अल्कोहल डीएनए के नीचे उधर जहां, उसको डीएनए को अट्रैक्ट करना है, तो डीएनए को भाग के आने का मौका दो भाई। हिलाओ डिलाओगे तो सब इधर उधर भाग जाएगा, और फिर अल्कोहल डालने का कोई मतलब भी नहीं होगा। और जब डालोगे तो अल्कोहल नीचे चल जाएगा, डीएनए ऊपर आ जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा और एक दूसरे से अलग ही हो जाएगा, ऐसे ही। तो क्या होगा, अल्कोहल डीएनए को सारा अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, इस रिएक्शन को इनहांस कौन कर रहा है? NaCl कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। वो सारा डीएनए को एक जगह पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव प्लस माइनस करके, और सबको अट्रैक्ट कर रहा है फाइनली इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। तो फाइनली आपको डीएनए का थ्रेड मिल जाएगा। 2800 बच्चे को डीएनए का थ्रेड मिलेगा। सभी को अपना पेट्री प्लेट या टेस्ट ट्यूब जिसमें आप करेंगे अभी, उसका फोटो लेना है। उसके लिए अलग सेपरेट मोबाइल ला के मैं दिया हूं, और वो फोटो आपको सेंड कर दिया जाएगा, और उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रैक्टिकल कॉपी पे चिपकाना है, ताकि एक्सटर्नल को लगे कि नहीं इस बच्चे ने एक्चुअल में किया है। ये एक्चुअल जो प्रैक्टिकल होता है ऐसे। मुझे क्या पता, आपको भी हाँ पेंसिल से फोटो बना दोगे हमने किया, ऐसे तो नहीं, क्योंकि फोटो खींचोगे तो हर किसी का ओरिएंटेशन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो वो फोटो उसमें कलर प्रिंट आउट 10 रुपए में निकल जाता है, उसमें लगाना है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि मेजर एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इससे वाइवा भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वाइवा में वही सब पूछा जाएगा जो अभी मैं इतना देर में भूखा हूँ। क्या अच्छा, ऑब्जर्वेशन द एडिशन ऑफ, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? डीएनए दौड़ के आ रहा है, ऑब्जर्व फाइनली डीएनए का थ्रेड दिख रहा है, ठीक है। रिजल्ट क्या बोलोगे कि डीएनए फाइबर बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या हो गया, अच्छे से जमा हो गया, ये रिजल्ट है। अब यहीं तक आपको कॉपी में लिखना है। तो अब इससे रिलेटेड मैंने क्या किया, वाइवा का क्वेश्चन बना दिया जो आपको एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। अब ये नहीं कि ये भी कॉपी में लिख दिया, करके कभी वाइवा भी लिख दिए, और एक्सटर्नल को लग रहा है कि चलो मेरे लिए क्वेश्चन पूछना भी आसान हो गया, क्वेश्चन भी सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन इसी में आंसर है। तो ये आपको याद करने के लिए और समझने के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए आइसोलेशन में डिटर्जेंट का क्या रोल होता है, बता दोगे? क्या रोल था? लाइपेज की तरह काम किया, लिपिड को अट्रैक्ट किया। आंसर क्या है? डिटर्जेंट डिसॉल्व द मेम्ब्रेन दैट, ऐसा मेम्ब्रेन जो डीएनए को घेर के रखा हुआ था, दैट एनक्लोज द डीएनए विद इन द सेल। तो उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज किया आपने? डिटर्जेंट। तो बेसिकली आप सीधा एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हो कि डिटर्जेंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ, बोलो किसका रिप्लेसमेंट है? किसका रिप्लेसमेंट? लाइपेज। किसके बदले लिया गया ये पूछ रहा हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ, बोलो लाइपेज। तो ये लाइपेज का यूज किया नहीं किया, इसलिए रिप्लेसमेंट किया। अगला, व्हाई सॉल्ट इज एडेड टू cDNA, अरे क्या लिख दिया, टू द डीएनए, ठीक है। तो आपने इसमें सॉल्ट क्यों मिलाया? NaCl, बताओ, हाँ बताओ। वो किसकी तरह काम कर रहा है? कैटेलिस्ट की तरह, और रिएक्शन को क्या कर रहा है? फास्ट कर रहा है। तो सॉल्ट वाटर अलाउज द डीएनए टू प्रेसिपिटेट व्हेन अल्कोहल इज एडेड टू द सॉल्यूशन। यानी कि NaCl क्या है? कैटेलिस्ट फॉर द डीएनए प्रेसिपिटेशन। लेकिन चिल्ड इथेनॉल क्या है? इनिशिएटर ऑफ द डीएनए प्रेसिपिटेशन। तो NaCl नहीं लोगे तो भी काम हो सकता है, लेकिन चिल्ड इथेनॉल लोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या है? व्हाई शुड अ मिक्सर आफ्टर एडिंग चिल्ड इथेनॉल बी अलाउड टू स्टैंड फॉर अ मिनट? मैंने आपको बोला था वो स्टैच्यू बनेगा ना, क्यों स्टैच्यू गेम हो रहा है क्या? नहीं। आप स्टैच्यू क्यों बने रहे थोड़ी देर के लिए? ताकि अल्कोहल डीएनए को आराम से अट्रैक्ट कर पाए, डीएनए आराम से मूव करके आ जाए, धागा वागा बन जाए, फिर आपको जितना कबड्डी खेलना है उसके साथ खेल लेना। ऐसे बीच में इधर-उधर करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यही लिखा है कि इट अलाउज डीएनए टू प्रेसिपिटेट इन अल्कोहल लेयर। अल्कोहल के कैसा लेयर है ना वहां पे, तो उस सभी में डीएनए जा जाके फंस जाएगा। फिर अगला बोला है व्हाई चिल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला ना कि अगर चिल्ड नहीं लोगे
तो उल्टे अल्कोहल क्या कर देगा, सेल के सारी चीजों को तोड़ फाड़ के सब गला पला के सब पानी बना देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए द चिल्ड इथेनॉल प्रोटेक्ट्स द डीएनए फ्रॉम सेल्युलर एंजाइम्स एंड आल्सो इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ डीएनए। अच्छा कैसे बर्बाद कर देगा डीएनए को पता है? उस सेल का, प्लांट सेल का अपना भी तो बहुत सारा एंजाइम होगा ना, वो सारा एंजाइम अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और डीएनए को क्या कर देगा, गला देगा। हम नहीं चाहते ऐसा, डीएनए को आइसोलेट करना है। अच्छा आपसे इतना बार डीएनए का हो रहा है तो आपसे पूछा सकता है डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर किया था वाटसन एंड क्रिक ने, जो बात आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ाने वाले हैं। तो वाटसन क्रिक ने 1953 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से डिस्कवर किया था। डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। फिर आपसे पूछेगा डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, बता दोगे क्या? डिटेल में बता चुका हूं डीएनए आरएनए में डिफरेंस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर आपसे बोला जाए कि डीएनए आरएनए में स्पेसिफिक डिफरेंस बताओ तो उतना लंबा चौड़ा कहानी बताओगे क्या? सीधा क्या बोलोगे, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के नाम पर थायमिन होता है और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस के नाम पर यूरेसिल। ये बोला है नेम द स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। स्पेसिफिक बोला है तो डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल। क्योंकि बात इतनी हो गई डीएनए की, तो आपसे पूछा जाए, आपसे पूछे क्वेश्चन है ये डीएनए आइसोलेट करके क्या करोगे, तो क्या बोलोगे? एग्जाम में नंबर लेंगे, क्या बोलेंगे? क्या आप सर एक्सटर्नल आपको इंप्रेस करने के लिए किए, आप खुश हैं तो नंबर 5 में 5 मिल जाए। आपको थोड़ा थोड़ा सा लालच दिया जा रहा है रिसर्च का, लिटरली क्लास 12 में आपको क्या था, लालच, ताकि आप आगे चल के क्या करो, रिसर्च के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर सको। तो इसीलिए आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 में कि ऐसा भी कोई चैप्टर होता है, हम लोग डीएनए को आइसोलेट करके ऐसा ऐसा काम भी कर सकते हैं, जैसा जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा है। क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ लिया है ना आपने? डीएनए से काट फाट के पता ना कहां घुस सकते हैं। तो अगर इससे आगे जीन आइसोलेट करा देते तो मजा नहीं ना आता, तो आपको बीच में रोक दिया गया ताकि आपके अंदर वो जो एक्साइटेशन है, वो एकदम ललक, अंदर जो लालच है वो आगे बना रहे और आप आगे रिसर्च में इंटरेस्ट ले पाए। तो आगे जो डीएनए की पूरी कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ की पूरी साइंस है, उस साइंस को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर हम दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को छेड़ सकते हैं और अल्टीमेट पर्पस क्या है कि उससे इंसान का फायदा होना चाहिए। तो वही बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ये डेफिनेशन एकदम वही वाला एनसीईआरटी वाला जो आपको बताया गया था। फिर जब बात इतनी डीएनए की हो रही है तो आपसे वो बोलेगा एक्सटर्नल कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम सुने हो क्या? क्या करोगे, उनको पूरा कहानी सुना दोगे? इधर से उठाया डीएनए जो आइसोलेट किया, उसमें से आरी से डिजायर्ड जीन काटेंगे, या सिंथेटिक डीएनए भी लैब में बना सकते हैं, या कॉपी डीएनए बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर डीएनए लैगेज लेंगे, वेक्टर लेंगे, वेक्टर डीएनए भी कोई चीज होता है, अलग अलग प्रकार के वेक्टर होते हैं, उस वेक्टर को उसी एंजाइम से काटेंगे जिस एंजाइम से डीएनए में से डिजायर्ड जीन काटेंगे, दोनों को डीएनए लैगेज से जोड़ेंगे, तो वो जीन जो किसी अदर डीएनए के साथ पहले अटैच था उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा है, लेकिन दोबारा जोड़ा, तो इसलिए क्या करा है, रिकॉम्बिनेंट। और ये डीएनए मॉलिक्यूल से क्या करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक लाइन में बोलना पड़े तो क्या बोलोगे, डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए को जोड़ के जो डीएनए बनता है वही क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बता दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ डीएनए फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग डीएनएस फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। पता है टू डिफरेंट सोर्स कौन है, एक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म और एक कौन, वेक्टर डीएनए, जो कि प्लाज्मिड वगैरह भी हो सकता है। फिर आपसे पूछेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, पूरा इंजीनियरिंग करा दोगे उसको? पूरा इंजीनियरिंग वो पूरा शुरू से एकदम डिजायर्ड जीन निकालो, प्लाज्मिड वेक्टर जोड़ जाड़ के डीएनए बना के फिर ट्रांसफर कर दो, पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ट्रांसफर, इट रेफर्स टू द टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यही एनसीईआरटी में वो डेफिनेशन लिखा है। केमिस्ट्री का मतलब वो जीन का कंपोजिशन, वो डीएनए में सकता है, आरएनए भी, लेकिन 12th क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ाया गया। To introduce this into the host organism, thus change the phenotype of host organism। बोला था ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन घुसा दे रहे हैं, उसको क्या बना दे रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म। तो जीनोटाइप तो चेंज की और जीनोटाइप की वजह से उसका फिनोटाइप भी चेंज हो और यही सब छेड़ना छाड़ना क्या है, जेनेटिक। फिर आपको पूछ सकता है कि आपने जीएमओ के बारे में सुना है? सुना दो लंबी कहानी पूरा।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर हुआ है और जिसकी वजह से उसका जीनोटाइप भी चेंज हो गया, फेनोटाइप भी चेंज हो गया, उससे ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो इंसान के लिए वही जीएमओ है। फिर आपसे बोलेगा कि इसमें व्हाई इज द एंजाइम सेलुलोज यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर प्लांट सेल्स, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप पहला जवाब ये देंगे कि सर हमने सेलुलोज एंजाइम यूज किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में जान के लास्ट में दिया हूं। आप सेलुलोज एंजाइम यूज किए थे क्या? नहीं। सेलुलोज के बदले आपने क्या किया था? थोड़ा सा। तो अगर आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट घुमा फिरा के बोल देगा, वो पढ़ा लिखा एक्सटर्नल हो, आपको बोल देगा कि आपने एक्सपेरिमेंट में सेलुलोज एंजाइम क्यों यूज किया है, तो कहानी बताने लगोगे इसलिए यूज किया, यूज ही नहीं किया समझ में आ रहा है? तो अच्छा एक्सटर्नल को जब आपका नंबर काटना होता है तो ऐसे ही सवाल घुमा फिरा के बोलेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे आपने खुद कॉपी में लिख दिया कि आपने पीपीएन यूज किया जो एक प्रकार का प्रोटीज था, तो आपको घुमा फिरा के पूछेगा कि आपने सेलुलोज के बदले मोटर पेस्टल लिया, आपने सेलुलोज एंजाइम नहीं लिया, आपने लैपेज के बदले डिटर्जेंट लिया तो आपने वहां एंजाइम नहीं लिया, तो आपने प्रोटीएज एंजाइम भी नहीं लिया होगा तो उसके बदले कौन सा केमिकल लिया? तो आंसर क्या होगा कि आपने प्रोटीन एंजाइम लिया है, प्रोटीन एंजाइम एकदम लिया है। और कौन सा एंजाइम है? पेपेन, एकदम नेचुरल प्लांट सोर्स पपाया जूस से हमने निकाला है। तो ऐसे एक्सटर्नल आपको घुमा फिरा के वही चीज पूछेगा जो आपको आता है, वही चीज पूछेगा, बस वही है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये पूरा चीज आपका क्या था डीएनए आइसोलेशन के बारे में। और मुझे लगता है कि मेजर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये आसान एक्सपेरिमेंट है। क्या आपको ये टफ लग रहा है? आपको ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको आसान लग रहा है। अभी लैब में जाएंगे, पहले मैं एक सैंपल पे करके दिखाऊंगा डीएनए आइसोलेशन, फिर 2800 बच्चों को बैच वाइज अलग अलग कराएंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आज नहीं जाने वाले हैं। अब ला कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी किसी के पास? किसी के पास प्रैक्टिकल कॉपी है यहाँ पर? बायोलॉजी वाला थोड़ा देते ना। हाँ लो देखो बता रहा हूँ कॉपी कैसे बनाना है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल कॉपी क्लासमेट वाली जो मैंने खरीदवाया सभी बच्चे को। तो देखो यही कॉपी है, इसमें आपने यहाँ पे नाम डाल लिया होगा, डाल लो नाम, कॉपी इधर-उधर हो जाएगा। डाल दो, हमारे जमाने में कॉपी गायब हो जाता था नाम नहीं लिखने का, पूरा कॉपी फाइनल कर लोगे उसका कॉपी गायब हो जाएगा, फिर डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में नाम लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपना नाम डाल लो, क्लास डाल लो, रोल नंबर डाल लो, एग्जाम नंबर नहीं डालना है, ये आपका एग्जाम का जो रोल नंबर आएगा वो डलेगा, इंस्टीट्यूशन केजीबीवी जो भी आपका स्कूल का नाम है पूरा डाल लो। उसके बाद नीचे कुछ मत डालना, सिग्नेचर फिग्नेचर अभी नहीं कर देना, तो तरह के टीचर सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर मार दिए, ठीक है? देख होता है बच्चा बच्चा टीचर सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर मार देगा, प्रिंसिपल सिग्नेचर में भी अपना मार देगा, एग्जामिनर भी खुदे बन जाएगा और मोहर भी अपना मार देगा। तो ऐसा काम अभी नहीं करना है, इस पर अभी खाली रखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में सीरियल नंबर 1 डालना है। और ये सीरियल नंबर 1 में आपका कौन सा होगा, जो मैंने आपको कहा था क्वाड्रेंट मेथड में, कौन सा? पहले डेंसिटी, फिर यहाँ पर उसका डेट देना है, फिर डालना है 2 नंबर, फिर उसका क्या होगा, वही क्वाड्रेंट वाला क्या फ्रीक्वेंसी, उसका भी सेम डेट है, एक्चुअल डेट डालना जिस दिन मैंने कराया है। तो दोनों एक ही दिन कराया है, जो डेट था संडे का ही दिन था वो भी। फिर आपकी कॉपी में वो कितना पेज नंबर से कितना पेज नंबर है उसको वहाँ पे मेंशन कर देना। फिर जब आपका कॉपी लिखा हुआ हो जाएगा तो मेरे से चेक कर लेना, मैं यहाँ पे जिस दिन आप सबमिट करोगे उस दिन का डेट दूंगा और फिर मार्क्स भी दे दूंगा। फिर 3rd नंबर एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करा रहा हूँ, डीएनए और आज का डेट यहाँ पे डालोगे, प्रैक्टिकल का नाम लिखोगे, तो ये हो गया इंडेक्स, ठीक है जी। अब तो चलो ये आपने अच्छा लिख लिया है, वेरी गुड। अब आप मान लो डीएनए आइसोलेशन का कॉपी लिखने जा रहे हो, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएगा यही, ये प्रैक्टिकल वर्ड में लिख देना, ये हाँ हेडिंग लगाएगा डीएनए आइसोलेशन, ये मेरा एक्सपेरिमेंट लिखाएगा, सीधा क्या लिखाएगा, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इधर ये सब जितनी लिखने वाली चीजें हैं वो इसी साइड लिखाएगा, फाइन। फिर जब ये फोटो आएगा प्रोसेस वाला, तो ये फोटो आपको हैंडमेड बनाना है। तो मान लो प्रोसेस लिखते लिखते यहाँ पहुंच गया है ना, इस पेज पर पहुंच गया, तो इस पेज पे अगर प्रोसेस है तो ये फोटो इस पेज पे यहीं पर बनेगा, समझ में आया? अगर प्रोसेस यहाँ लिखाया है तो यहाँ पे, अब मान लो प्रोसेस का 1-2 लाइन अगले पेज पे चला गया तो कोई बात नहीं है, जिस पेज पर प्रोसेस का मेजर कंटेंट आएगा उसके अपोजिट साइड में सारा पेज पे क्या बनेगा, ये आएगा। फिर फाइनली जहां आप रिजल्ट लिखोगे, जिस पेज पे लिखोगे ना रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन, ये वाला है ना ऑब्जर्वेशन, तो मान लो आपने क्या लिखा ऑब्जर्वेशन, और यहीं पे आप वो कलर फोटो चिपकाओगे, समझ में आया? जो आप हाथों मुंह का फोटो मत लेना, सेल्फी नहीं लेना है,
या हाथों में आप डीएनए दिखा रहे होगे, डीएनए का धागा या टेस्ट ट्यूब, और वो कलर फोटो होगा, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट पेपर से ऐसे फोटो किसी सिखा दूंगा वहाँ पे, ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड या ऐसे, ये व्हाइट बैकग्राउंड होते ना, ऐसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब पकड़े रहना या टेस्ट या पेट्रोल से पकड़े रहना, और इसका एक फोटो लेगा कोई बच्चा, ठीक है। तो ऐसे 28 फोटो हर किसी का होगा, वो फोटो मैं फोल्डर सेव कर दूंगा हर किसी का रोल नंबर या नाम के हिसाब से। फिर आप जाएंगे जब घर पे तो हम आपको फोटो शेयर कर देंगे, उसका घर पे कलर प्रिंट आउट निकाल लेना और कलर प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे चिपका लेना। एक्सटर्नल भी सोचे कि सरकारी स्कूल में कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो भी सोचेगा कि आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम नहीं कराए किसी स्कूल में और यहाँ सरकारी स्कूल में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल लिखने भी आ गया होगा सारी चीजें। अब डिमोन्स्ट्रेशन वीडियो सेपरेट बनेगा, वो लैब में चल रहे हैं हम लोग और लैब में बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब इसको यहाँ पर समाप्त